नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, अगर आप लोग 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आज का ये जो जीके जीएस का टॉप 40 एमसीक्यू का सेशन होने वाला है, ये आप लोगों के लिए होने वाला है। ये सेशन दोस्तों हम लोगों ने जो आरडब्ल्यूए के हमारे अंकित भाटी सर हैं, उन्हीं के मॉडल पेपर नंबर 15 से कंप्लीट कराया है। इसमें टॉप 40 जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, हम लोगों ने कवर कराए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग जीके जीएस का सेशन लेकर के आए हैं, कल मैथ का इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आएंगे और हिंदी का भी इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग कवर करा रहे हैं। और बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन से ग्रुप डी का जो एग्जाम आने वाला है 1-2 महीने में, मतलब अगस्त तक शायद कह रहे हैं सब लोग होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी हम लोग साइंस का जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस होगा वो भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारा तिरंगा उसको कब अपनाया था। चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 15 अगस्त 1947। इस दिन दोस्तों हमारा स्वतंत्रता दिवस यानी कि हमारा देश आजाद हुआ था। 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा को अपनाया गया था। ठीक है, किसको? तिरंगा को। और ये तिरंगा का डिजाइन है, पूछता है क्वेश्चन कि तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था। तो तिरंगा का जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पिंगली वेंकैया के द्वारा। कभी कभी पूछ लेता है कि जो हमारा तिरंगा है यानी कि राष्ट्रीय ध्वज है, इसका लेंथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई, इसका रेशियो कितना होता है। तो इसका रेशियो होता है 3:2। ठीक है, 3 कलर में डिवाइड है। इसके बीच में चक्र होता है जो कि अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और हम देख लेते हैं ऑप्शन जो दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और इसी दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और पहले राष्ट्रपति के रूप में, फर्स्ट राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या था? कार्यभार भी संभाल लिया था। ऑप्शन डी दिया हुआ है 24 जनवरी 1950। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट है। 24 जनवरी 1950 को क्या है कि हमारा जनगण मन, क्या है? जनगण, मतलब सॉरी यहाँ थोड़ा गलत लिख गया, जनगण मन को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को लास्ट यानी कि अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। लास्ट यानी कि अंतिम बैठक संविधान सभा की हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये 24 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई को अपनाया गया था, 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी और जनगण मन को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा, मतलब इसको डिजाइन किया गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का रहता है। और दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, तो संविधान हमारा लागू हो गया था और पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाल लिया था। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट वाला अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों आप लोग यकीन मानिएगा, ये क्लास जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि खाली स्थान भारत के राज्य क्षेत्र की विधि बन जाती है। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई विधि यानी कि कोई लॉ यानी कि कोई कानून ये घोषित कर दिया। तो कह रहा है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत यह पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में विधि बन जाएगी। यानी कि पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के जितने भी हाई कोर्ट होंगे, जितने भी उच्च न्यायालय होंगे, उन सभी को यह डिसीजन मानना पड़ेगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत कह रहा है? यह दोस्तों आर्टिकल नंबर 141 के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 141। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अगर कोई भी विधि को घोषित करता है तो यह भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में विधि बन जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। यह भूमि की विधि भी बनाती है। ठीक है, और जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आर्टिकल नंबर 131, इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित मतलब बताया गया है। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसके बारे में बताया गया है। मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और
आर्टिकल 141 ये तो इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र की संपूर्ण भाग में लागू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है। ऑप्शन ए पार्थियन वंश, ऑप्शन बी कुषाण राजवंश, ऑप्शन सी गुप्त राजवंश या ऑप्शन डी सातवाहन राजवंश। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुप्त राजवंश क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त राजवंश 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक दोस्तों इनका शासनकाल चला था गुप्त राजवंश को। इसी को दोस्तों क्या कहा गया है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल या शास्त्रीय युग का काल कहा है। ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि दिल्ली में लोटस टेम्पल यानी कि कमल मंदिर जो अपनी कमल जैसी आकृति और बहाई उपासना स्थल के रूप में महत्व के लिए जाना जाता है, उसको तैयार करने के लिए कौन सा वास्तुकार जाना जाता है। लोटस टेम्पल ये दोस्तों ईरानी वास्तुकार थे फरीबोर्ज साहबा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन, ईरानी वास्तुकार थे दोस्तों ये फरी मतलब फरीबोर्ज साहबा, इन्हों के द्वारा 1986 ईस्वी में, कब, 1986 ईस्वी में लोटस टेम्पल को तैयार किया गया। और बहाई उपासना स्थल, ये बहाई उपासना स्थल क्या है, ये दोस्तों फूल जैसी आकृति है। बहाई उपासना स्थल क्या है, ये फूल जैसी यानी कि फ्लावर जैसी आकृति है। और इसमें क्या है कि संगमरमर से ये बनी हुई है यानी कि ढकी हुई है, 27 पंखुड़ियों वाली आकृति है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कितने, 27 यानी कि 27 पंखुड़ियां हैं इस बहावी उपासना स्थल में, यानी कि संगमरमर की ये बनी हुई आकृति है और 27 पंखुड़ियों वाली ये आकृति बनी हुई है। 1986 ईस्वी में फरीबोर्ज साहबा के द्वारा इसको लोटस टेम्पल को और बहाई उपासना स्थल को बनाया गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 ईस्वी, 1939 ईस्वी में दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन। इसी में दोस्तों इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। क्या थे, महात्मा गांधी इनका मतलब समर्थन कर रहे थे, उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया था। ये दोस्तों एक ऐतिहासिक चुनाव था त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित हैं। सेवराय पहाड़ियां, ऑप्शन ए कह रहा है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। दोस्तों सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु के सेलम शहर के पास में स्थित है सेवराय पहाड़ियां। सा से सेवराय, सा से सेलम, सेलम शहर के पास में स्थित है, मतलब क्या, तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियां। हमसे पूछ लेता है कि ये कौन से घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट का या पश्चिमी घाट का। दोस्तों सेवराय पहाड़ियां ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, किसका, पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये केरल वाले क्षेत्र की तरफ नहीं आती हैं। ये पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र की तरफ के आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के लौह अयस्क में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ये ग्रुप डी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने बताया कि जितने भी वनडे एग्जाम देने वाले अभी 2026 में अपना सिलेक्शन पूरा करना चाहते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस की क्लास। ठीक है, इस टॉप 40 क्वेश्चंस को हम लोग कवर कराते कराते टॉप 200 से ज्यादा क्वेश्चन कर देंगे। आप लोग बस इसको लास्ट तक देखते रहिएगा। किस प्रकार के लौह अयस्क में कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट, यही दोस्तों राइट हो जाएगा, अब आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैग्नेटाइट, इसी में दोस्तों सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण होते हैं लोहे के अयस्क में। इसको काला अयस्क भी कहा जाता है। कौन सा अयस्क कहा जाता है, काला अयस्क। ठीक है, काले रंग के कारण। कभी कभी हम लोगों से इसका रासायनिक सूत्र पूछ लेता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक फार्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है, Fe3O4।
ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में दिया हुआ है हेमेटाइट। ये भी दोस्तों लोहे का अयस्क होता है। इसका भी रासायनिक सूत्र पूछ लेता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद दिया हुआ है लिमोनाइट। लिमोनाइट का भी दोस्तों रासायनिक सूत्र पूछ लेता है। इसका होता है Fe2O3, यानी कि जो हेमेटाइट का वही लिमोनाइट का, बस इसमें 3 पानी के अणु और जुड़ जाते हैं, यानी कि DAT3H2O। उसके बाद दिया हुआ है सिडेराइट। सिडेराइट का दोस्तों होता है FeCO3। ठीक है, FeCO3, ये भी याद रखिएगा। सारे के सारे मैंने इसके रासायनिक सूत्र बता दिए हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, आप मतलब कि बताइए इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसी वजह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये सभी की सभी लोहे के अयस्क हैं, यानी कि आयरन के ओर हैं। ठीक है, अयस्क क्या होता है ये जब मैं भी आप लोगों को साइंस के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा उसमें सब बता दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व, खाली स्थान, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 3.31 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी 7.71 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ऑप्शन नंबर डी 7.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है कि ये पृथ्वी जो है सबसे अधिक औसत घनत्व वाला ग्रह है पूरे सौर मंडल में। सबसे अधिक औसत घनत्व वाला ग्रह क्या है? सबसे अधिक औसत घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर की परतें होती हैं, आंतरिक परतें होती हैं, उनका घनत्व तो अलग अलग होता है, उनका डिफरेंस होता है अलग अलग, लेकिन ये समग्र औसत की बात हो रही है, टोटल औसत की बात हो रही है। ठीक है, पृथ्वी का टोटल औसत घनत्व कितना होता है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होती है? ये घनत्व की यूनिट होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कभी कभी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए घनत्व की यूनिट क्या होती है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अब आ गया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट है टॉप 40 क्वेश्चंस का, तो इसमें आप लोगों को हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों ने देखा हिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों को मिले, आप लोगों को जियोग्राफी के क्वेश्चन भी मिले, आप लोगों को साइंस के क्वेश्चन मिले, अब आप लोगों को इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं। अभी आप लोगों को देखना दोस्तों, मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन आगे मिलेंगे। अभी आप लोगों को जितने भी हमारे इंटरनेशनल मतलब संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। देश विदेश के जो हमारी मतलब इंटरनेशनल जीके है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब सभी के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं इस प्रैक्टिस सेट में, मॉडल पेपर में। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी वजह से आप लोगों को पूरा का पूरा लास्ट तक मॉडल पेपर को जरूर देखना है। कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? केवाईसी, नो योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नो योर कस्टमर, ये होता है केवाईसी का फुल फॉर्म। क्या होता है कि पहचान और पते का सत्यापन होता है। ये क्या होता है कि पहचान और पते का सत्यापन, इसी के द्वारा सत्यापित किया जाता है कि हमारा कस्टमर कौन है। ये बैंकों का दोस्तों काम है। किस वजह से? धोखाधड़ी के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये केवाईसी करवाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि केसीसी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर बी 1998 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1998, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर। किसकी दोस्तों? आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। इसमें दोस्तों किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? किसानों को अल्पकालिक यानी कि कम समय के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, अल्पकालिक ऋण। अभी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में क्या किया गया है? प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में मत्स्य पालन को और पशुपालन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। किसको? मत्स्य पालन को और पशुपालन को, इसको दोनों को इसमें केसीसी में यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अल्पकालिक ऋण है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? दोस्तों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, फर्स्ट क्षेत्र, उसके बाद सेकंड क्षेत्र और उसके बाद थर्ड नंबर का क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक चीजों की बात होती है। नेचुरल देखिए इसमें क्या है? नेचुरल है मत्स्य पालन,
ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ये हो जाएगा मत्स्य पालन। कृषि पालन मतलब दोस्तों कृषि और पशुपालन ये सभी फर्स्ट यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ये दिया हुआ है कपड़े का कारखाना, ये दोस्तों सेकंड क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। सेकंड क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, सेकंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है जितने भी हमारे फैक्ट्री यानी कि निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये विनिर्माण, ये सभी सेकंड में आते हैं। और थर्ड नंबर में क्या आता है, थर्ड नंबर में दोस्तों आता है सेवा, जितने भी हम लोग सेवा देते हैं, यानी कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है परिवहन, ये थर्ड नंबर में आ जाएगा क्योंकि ये भी गवर्नमेंट की सेवा है, ये हमको सेवा दे रही है। बैंक, ये भी हमारे लिए सेवा है, ये भी थर्ड नंबर में आ जाएगी। ठीक है, ये सभी सेवा जितने भी मतलब रेलगाड़ी परिवहन, जितने भी पुलिस स्टेशन, ये सभी सेवाएं हैं, तो ये सभी थर्ड नंबर में आ जाती हैं। स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, जैसे कि हम आपको सेवा दे रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैं आप लोगों को सेवा दे रहा हूँ, यानी कि मेरा काम थर्ड नंबर क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि बैंकिंग लेन देन में नेफ्ट यानी कि एनईएफटी का क्या अर्थ है। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फंड का जो ट्रांसफर करना है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर देना है। नेशनल यानी कि पूरे राष्ट्र में, यानी कि पूरे देश में। ठीक है, यही है दोस्तों एनईएफटी का क्या है, फुल फॉर्म। ये जो नेशनल लगा हुआ है इसका मतलब है देशव्यापी, यानी कि पूरे देश में व्याप, पूरे देश में व्याप्त, यानी कि पूरे देश में एक ये देशव्यापी भुगतान प्रणाली है। ये ऐसी है कि जो एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक में ट्रांसफर की सुविधा को शुरू करती है। ठीक है, एनईएफटी, नेशनल बैंक फंड ट्रांसफर, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। शुरुआत पूछ रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि किस सन में इसकी शुरुआत हुई थी। 13 जनवरी 1970 ईस्वी को, मतलब श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से शुरू हुई थी। किसके नाम से, ऑपरेशन फ्लड के नाम से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्हीं को दोस्तों क्या कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमसे पूछ रहा है कि किस राज्य से हुई थी, दोस्तों गुजरात राज्य से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात राज्य से, आणंद शहर से। किससे, शहर का नाम था आणंद शहर। अमूल आनंद मिल्क यूनियन, इसके साथ में मिल करके श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अमूल के साथ में मिल करके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी दोस्तों हमसे पूछता है कि प्रेजेंट टाइम में मिल्क उत्पादन में, दूध उत्पादन में नंबर 1 में कौन है। तो दूध उत्पादन में नंबर 1 में इस समय उत्तर प्रदेश है, यानी कि फर्स्ट नंबर में आता है हमारा यूपी। ठीक है, फर्स्ट नंबर में आता है यूपी दूध उत्पादन में, यानी कि मिल्क उत्पादन में। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया साइंस से, यानी कि बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादप कोशिका के किस भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दोस्तों क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल, अब देखिए इससे मिला जुला कोई शब्द दिखाई दे रहा है क्या, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरित लवक, ये दोस्तों हरे रंग प्रदान करता है पेड़ों को, यानी कि पौधों को। जो हरे रंग, ये हरे पत्ते दिखाई देते हैं, हरे फल दिखाई देते हैं, ये सभी क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो हरे रंग का वर्णक, वर्णक मीन्स कलर, उसी की वजह से ये सभी हरे होते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों क्या होता है कि क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश को क्या करता है कि अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, अवशोषित वो भी सनलाइट को। ठीक है, और अवशोषित करके CO2 और पानी का यूज करके, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और पानी का यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसका CO2 और पानी यानी कि H2O का यूज करके ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 बनाते हैं। ठीक है, CO2 प्लस H2O, फिर उसके बाद ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 ग्लूकोज होता है। ये पौधे बनाते हैं और इसी से इनका भोजन बनता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए।
राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिल की लेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ये जो पेंसिल की लेड यानी कि जो पेंसिल की नोक बनी होती है, इसमें कह रहा है किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है सीसा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट। यही दोस्तों राइट हो जाएगा, अब आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, किसमें? ग्रेफाइट में यूज होता है पेंसिल की लेड बनाने में। ग्रेफाइट क्या है? ये दोस्तों कार्बन का अपर रूप होता है, यानी कि कार्बन का ही एक प्रकार का आप लोग क्या मानिए, इसको रूप मानिए। जैसे कि हीरा, ये भी कार्बन का अपर रूप होता है, तो ये भी कार्बन का अपर रूप होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ये दोस्तों एक चमकीला होता है, चमकीला पदार्थ है, और विद्युत का क्या है, यानी कि लाइट का क्या है, करंट का क्या है, ये सुचालक होता है। ठीक है, चमकीला है और विद्युत का सुचालक भी है। इसी वजह से दोस्तों इसका उपयोग किसमें, पेंसिल बनाने में किया जाता है। ये दोस्तों मुलायम होता है थोड़ा। ठीक है, क्या होता है? ये मुलायम भी होता है, यानी कि सॉफ्ट भी होता है। और क्या होता है कि इसमें मतलब पेंसिल के लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट में थोड़ा सा मिट्टी यानी कि क्ले इसको मिला दिया जाता है, फिर इससे लेड बन जाता है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूं क्ले प्लस ग्रेफाइट। ठीक है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका उपयोग किस में किया जाता है? शुष्क स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। शुष्क स्नेहक, स्नेहक क्या होता है? यानी कि सेंट। ठीक है, ये जो हम लोग डिओड्रेंट यानी कि सेंट डालते हैं, इसमें स्नेहक इसको कहा जाता है। ठीक है, शुष्क स्नेहक। यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बोल दिया तो समझ में आ जाएगा। इसमें दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो नोक वाली पेंसिल आती है, उसको जब हम लोग अपने कमरे में या उसमें कॉपी में लिखते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि महक आती रहती है। तो दोस्तों वही है शुष्क स्नेहक, यानी कि सेंट के रूप में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कार्तिक नृत्य दोस्तों ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का? बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है कि इसमें भगवान कृष्ण और गोपियों का रूप रख करके, किसका? भगवान कृष्ण और गोपियों का वेश धारण करके क्या होता है कि उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन करते हुए नृत्य होता है। भगवान कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करके प्रेम प्रसंग का वर्णन, प्रेम प्रसंग का वर्णन करते हुए नृत्य होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भगवान कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करके प्रेम प्रसंग का वर्णन करते हुए नृत्य होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक नृत्य, हर वर्ष कार्तिक महीने में, यानी कि कार्तिक माह में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध खिचड़ी मेला। खिचड़ी दोस्तों कब बनती है? खिचड़ी बनती है मकर संक्रांति को, यानी कि जनवरी के महीने में, सर्दियों में। तो मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है खिचड़ी मेला। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका आयोजन होता है? उत्तर प्रदेश के कह रहा है ऑप्शन एक प्रयागराज में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी गोरखपुर में, या ऑप्शन नंबर डी बलिया में। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर में प्रसिद्ध खिचड़ी मेला का आयोजन होता है। गोरखपुर में दोस्तों जो प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर है, किसमें? गोरखनाथ, गोरखनाथ मंदिर परिसर में, इसमें दोस्तों इस मेले का आयोजन होता है। और इस मेले में दोस्तों बिहार से, बिहार प्लस पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु आते हैं। बिहार प्लस पड़ोसी देश नेपाल, यहां से भी क्या है? श्रद्धालु लोग आते हैं। इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से पूछा गया है। खिचड़ी मेला कहां पर होता है? गोरखपुर में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, आप लोगों को क्लास एंजॉय मतलब मजा मिल रहा हो, क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हो आप लोगों को तैयार करने को, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके जरूर जानेगा। चलिए कहते हैं कि छोटी दूरी पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस वायरलेस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया।
बताइए कि किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए छोटी दूरी के लिए। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी ब्रॉडबैंड, ऑप्शन सी ब्लूटूथ। यही राइट आंसर हो जाएगा, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से क्या होता है कि मोबाइल से छोटे दूरी के लिए दो डिवाइस के बीच में डेटा का आदान प्रदान हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग मोबाइल से, जो हमारे पास हैंड मोबाइल यानी कि मोबाइल होता है, इस मोबाइल से क्या है कि अपना ईयरफोन जो हम लोगों के पास में होता है वो ईयरफोन हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ईयरफोन के बाद हम लोग स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ के जरिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या होता है कि माउस कनेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ के जरिए। कीबोर्ड दोस्तों हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ के जरिए। तो ऐसे सभी जो कि छोटी दूरी पर होते हैं डेटा ट्रांसफर, उसके लिए ब्लूटूथ का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। क्या है कि दोस्तों कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया का जमाना है। तो आप लोगों से चाहे आप जो भी एग्जाम देने जाएं, जीके जीएस अगर आप लोगों से पूछी जाएगी तो आप लोगों से 2 या 3 क्वेश्चन तो आप लोगों से जरूर इस मोबाइल से, कंप्यूटर से रिलेटेड जरूर पूछे जाएंगे। कह रहा है कि इंटरनेट पर किसी प्रसिद्ध कंपनी या ब्रांड जैसे गूगल या एसबीआई के नाम से मिलता जुलता डोमेन नेम पहले से खरीद कर रख लेना ताकि बाद में उसे ऊंचे दाम पर बेचा जा सके, क्या कहलाता है? किसी जैसे कि बड़े ब्रांड हैं गूगल या एसबीआई, इन्हीं के नाम पे मिलता जुलता हुआ नाम हमने मतलब किसी ने भी पहले से रख लिया, तो कह रहा है कि उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साइबर स्क्वैटिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइबर स्क्वैटिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी आदमी ऐसे नाम रख लेता है और फिर उनको किसी दूसरे को ऊंचे दाम में बेच देता है। यह क्या है? यह दोस्तों एक अवैध प्रक्रिया है। क्या है? अवैध प्रक्रिया है। किसी दूसरे के नाम के सहारे रुपए कमाना, यानी कि उसको नाम यूज करके बेच देना और उससे अच्छे रुपए ऐंठना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 57। कह रहा है कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है? कौन सा आर्टिकल कह रहा है कि बताता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर एक आदमी को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है? ये दोस्तों अनुच्छेद नंबर 3 बताता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कानूनी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, कानून के द्वारा हर एक देश के द्वारा अपने नागरिकों को यह कानूनी अधिकार देना चाहिए कि वह अपनी स्वतंत्रता से अपना जीवन बिता सके। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन सीसीआईटी का मसौदा सबसे पहले किस देश ने पेश किया था? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन भारत देश ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत देश ने वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने और एकजुट करने के लिए 1996 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1996 ईस्वी में सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया था और इसमें कहा था कि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको अच्छे से परिभाषित किया जाए सबसे पहले, और जो भी देश आतंकवादी संगठनों को पनाह देते हैं यानी कि उनको जगह देते हैं, उनकी पनाह को खत्म किया जाए और जितने भी उनको फंड करते हैं यानी कि रुपए देते हैं उनकी फंडिंग को भी बंद किया जाए। ठीक है, ये दोस्तों भारत ने 1996 में सबसे पहले व्यापक सम्मेलन में कहा था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग एप्स में इस्तेमाल होने वाली एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट्सएप हो गए और सिग्नल, जितने भी मतलब ये मैसेजिंग ऐप हैं, इसमें कह रहा है कि जो इस्तेमाल होती है एंड टू एंड इनक्रिप्शन तकनीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इंटरनेट डेटा की खपत को कम करना। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही संदेश पढ़ सकें, यह सुनिश्चित करना। यही दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें यह एक सुरक्षित संचार प्रणाली है। क्या है कि ये संचार प्रणाली है वो भी कैसी? सिक्योर यानी कि सुरक्षित। ये इतनी सुरक्षित है कि इसमें जो सेवा प्रदाता है यानी कि जो हमको सेवा दे रहा है, जिसका व्हाट्सएप है, जिसका
ये मैसेजिंग ऐप है वो दोस्तों, और हैकर्स सेवा प्रदाता के बाद हैकर्स, और हैकर्स के बाद सरकारें, ये भी दोस्तों हमारे मैसेज को यानी कि हमारे आपस की बातचीत को नहीं देख सकती हैं या नहीं सुन सकती हैं। ठीक है, ये होता है दोस्तों एंड टू एंड इनक्रिप्शन तकनीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि मुंबई का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है जिसे ब्रिटिश शासनकाल में पहले विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। पहला है दोस्तों जो कि ब्रिटिश काल में बना था, उसका नाम क्या था? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, वो भी बॉम्बे। दोस्तों इसकी स्थापना 1855 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1855 ईस्वी में। इसका नाम है डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय। ये दोस्तों 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था, और इसके द्वारा जो बॉम्बे शहर है यानी कि मुंबई शहर है प्रेजेंट टाइम का, इसके 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक विरासत और इतिहास और सजावटी कला के बारे में इसको प्रदर्शित करता है। और दोस्तों ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट उद्यान है इसी के बगल में। कौन सा? भाय मतलब भाय खला जू। कौन सा? भाय खला भाय खला जू यानी कि चिड़ियाघर। आजकल उसका नाम बदल करके जीजा माता उद्यान कर दिया गया है। जीजाबाई वाली जीजा माता उद्यान। इसी के पास में दोस्तों स्थित है बॉम्बे का यानी कि मुंबई का सबसे पुराना संग्रहालय विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। इसका नाम डॉक्टर भाऊदाजी लॉर्ड संग्रहालय कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश मेक्सिको की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? मेक्सिको की आधिकारिक मुद्रा हम लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी पीसो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिकन पीसो ये होती है मेक्सिको की आधिकारिक मुद्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रमुख देश वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है जो रेड रिवर यानी कि लाल नदी के तट पर स्थित है? वियतनाम, वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हनोई ये वियतनाम की राजधानी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है नोम पे, ये दोस्तों कंबोडिया की राजधानी का नाम है। इसकी कंबोडिया, ये भी दोस्तों वियतनाम का क्या है? पड़ोसी देश है। होची मिन सिटी यह वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है। क्या है? वियतनाम का सबसे बड़ा शहर। ठीक है, ये वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? होची मिन सिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर भुखमरी से निपटने, कुपोषण को दूर करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस ये दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफएओ, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को दोस्तों यूएन के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। इसी वजह से 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पौष्टिक भोजन और सुरक्षित आहार को, मतलब पौष्टिक भोजन को और सुरक्षित आहार के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, ये दोस्तों विश्व खाद्य दिवस का मतलब क्या होता है कि मनाए जाने का अर्थ होता है, यानी कि मनाए जाने का उद्देश्य होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को तय करने वाली सर्वोच्च संस्था फसाई FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? फसाई का पूर्ण रूप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे जाने की हमको कोई जरूरत नहीं है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है दोस्तों फसाई का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2008 ईस्वी में। ये दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका मतलब उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि खाद्य सुरक्षा को विनियमित करना, लागू करना और मिलावट को रोकना। ठीक है, ये है फसाई का उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले और हर साल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करने वाले
प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यानी कि कारपोरेट जगत में और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर नजर रखता है। इसमें कारपोरेट और राजनीतिक जगत, इसमें दोस्तों भ्रष्टाचार पर क्या करता है, ये नजर रखता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। गैर सरकारी संगठन है, ये सरकारी संगठन नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में स्थित है। ये कारपोरेट जगत और राजनीतिक जगत, इन पे दोनों पर होने वाले भ्रष्टाचार पर नजर रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 और रिपोर्ट प्रकाशित करता है। 66 में कह रहा है कि भारत में व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। यह किस संस्था या फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? व्यास सम्मान, व्यास सम्मान की स्थापना दोस्तों 1991 में स्थापना या शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी। के विड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह के विड़ला फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। दोस्तों हमारे भारतीय, मतलब भारतीय भी कोई भी भारतीय 10 वर्ष के भीतर, इसके 10 वर्ष के भीतर जिसने कोई भी बुक, यानी कि चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, यानी कि पोयम हो चाहे ऐसे हो, इसने प्रकाशित की है, और अगर वह उत्कृष्टतम हिंदी, मतलब उत्कृष्टतम बुक है, तो उसको क्या होगा कि व्यास सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों व्यास सम्मान के साथ साथ सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है, वो भी के विड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कौन सा? सरस्वती सम्मान, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या के अनुपात यानी कि प्रतिशत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की आबादी सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लोग बाग फंस जाते हैं। दोस्तों वहां तक लोगों को मन जाता ही नहीं है कि कहां पर एससी कैटेगरी की परसेंटेज में, परसेंटेज की दोस्तों बात कर रहा है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी है। ऑप्शन नंबर बी पंजाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब, यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा परसेंटेज में आबादी है। अगर पूछे जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां पर आबादी है, तो वो दोस्तों यूपी हो जाएगा फर्स्ट नंबर में। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से यानी कि जनसंख्या के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से पंजाब, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, क्योंकि मेहनत दोस्तों बहुत लगती है, मैं आप लोग देखते होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूं और आप लोगों को अच्छी तरीके से कवर भी कराता हूं, जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मुझको बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा क्लास। देखते हैं 68, कह रहा है कि भारत में पर्यावरण, वायु और जल प्रदूषण संबंधी शोध और विकास के लिए प्रमुख संस्था यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कह रहा है कि बताइए कहां पर स्थित है? ये दोस्तों नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र नागपुर में। ठीक है, 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की। ठीक है, ये दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है, CSIR के अंतर्गत, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत काम करती है नीरी, यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खेल शब्दावली में लिबेरो नामक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से है? लिबेरो ये क्या है? ये रक्षात्मक खिलाड़ी है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध वॉलीबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वॉलीबॉल ये दोस्तों एक इंडोर गेम है, ये अंदर गेम होता है, इंडोर। और क्या होता है कि इसमें एक ये जो लिबेरो खिलाड़ी है, यह अलग ड्रेस का खिलाड़ी होता है। किसका? अलग ड्रेस का। इसकी जर्सी यानी कि अलग कलर की ड्रेस होती है, अलग ड्रेस। ये लिबेरो अलग ड्रेस का खिलाड़ी होता है। और इसकी क्या पहचान होती है? यह खेल के दौरान रोटेशन के बिना
इसके रोटेशन के बिना पीछे की पंक्ति के खिलाड़ी की जगह ले लेता है। रोटेशन के बिना पीछे की पंक्ति के खिलाड़ी की जगह ले लेता है। खिलाड़ी की जगह ले लेता है, ठीक है, लिबेरो, इसीलिए इसको विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी कहा जाता है। क्या होता है कि रोटेशन के बिना पीछे की पंक्ति के खिलाड़ी की जगह ले लेता है। इसकी ड्रेस भी अलग होती है और ये वॉलीबॉल में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1861 के पुलिस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश यानी कि तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध में एक संगठित पुलिस बल की स्थापना आधिकारिक रूप से किस वर्ष की गई थी। दोस्तों जब 1857 ईस्वी में भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद 1861 ईस्वी में पुलिस एक्ट पारित किया गया। क्या पारित किया गया? 1861 ईस्वी में पुलिस एक्ट किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया, जिसे दोस्तों पूरे भारतवर्ष में सख्ती से लागू किया गया। और इसी एक्ट के जरिए 1863 ईस्वी में यानी कि 2 साल बाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों एक तत्कालीन यानी कि संगठित पुलिस बल की स्थापना की गई। और उसके बाद हम लोगों से पूछता है कि इसके फर्स्ट पुलिस महानिरीक्षक किसको बनाया गया था 1863 में? तो दोस्तों एच.एम. कोर्ट को बनाया गया था, ठीक है, एच.एम. कोर्ट इनको फर्स्ट महानिरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया था 1863 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों की उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच और फॉरेंसिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला यानी कि फर्स्ट उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज कहाँ स्थापित किया गया है? क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट नंबर का है, पहले नंबर का है, इस वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों ये क्या है कि ये राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज, यूपीएसआईएफएस, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज लखनऊ में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता दोस्तों, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत भाषा में दोस्तों ये लिखी गई है, क्योंकि ये प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड है, तब भारत में संस्कृत भाषा का महत्व ज्यादा था। ये दोस्तों विशाख दत्त जो मतलब मुद्रा राक्षस जो बुक है, इसमें दोस्तों गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के बारे में, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके शासनकाल के बारे में बताया गया है। इसमें जो चाणक्य था ना, वो राजनीतिक यानी कि कूटनीतिक उसको, और नंद वंश का कैसे पतन हुआ, इसके बारे में मुद्रा राक्षस में बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी यानी कि फोर्थ नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? चौथे नंबर की। ऑप्शन ए कह रहा है जर्मनी को पीछे छोड़कर, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर, ऑप्शन सी फ्रांस को पीछे छोड़कर, या ऑप्शन डी जापान को पीछे छोड़कर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? जापान को पीछे छोड़ करके भारत चौथे नंबर की यानी कि फोर्थ नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर घोषित किया है? पाक कला, पाक क्या होता है? यही पाक यानी कि जो साफ स्वच्छ अच्छी हो, जिसको दूषित ना किया गया हो, जिसमें कोई, मुसलमानों का शब्द है ना ये पाक, पाक जमीन, ये अच्छी चीज को वो लोग पाक कहते हैं। पाक कला का रचनात्मक शहर लखनऊ को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में दोस्तों अभी 43वीं बैठक हुई थी। कहां पर? समरकंद, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। उज्बेकिस्तान समरकंद में 43वीं बैठक हुई अभी यूनेस्को की, 30 मतलब 43 नंबर की। इसी में दोस्तों इसको लखनऊ को पाक कला का रचनात्मक शहर में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 75। चलिए आप लोग इसको पढ़िए और मुझको
मतलब आंसर इसका बताइए। तब तक मैं आप लोगों से एक कमेंट और एक लाइक करने के लिए कह देता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, मजा आ रहा हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है? जरी पोशाक कहाँ की है? ये दोस्तों मथुरा की है। ठीक है, मथुरा की जरी पोशाक। और बिगुल, मेरठ का बिगुल, यानी कि मेरठ और मथुरा कहाँ के शहर हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरी पोशाक मथुरा और बिगुल वो भी मेरठ का, इनको दोनों को अभी जीआई टैग दिया गया है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स मिला है। ठीक है, और क्या हो गया है कि इस तरह से उत्तर प्रदेश 79 जीआई टैग लेकर के फर्स्ट नंबर पर पूरे भारत में स्थित है। ठीक है, 79 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं उत्तर प्रदेश के पास, फर्स्ट नंबर पर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर तमिलनाडु 74 उत्पाद के साथ। ठीक है, तमिलनाडु सेकंड नंबर पर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सो दोस्तों, ये था आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन जो कि अब फिनिश होता है। अब आप लोगों की बारी है। मैं 2-3 बार आप लोगों से कह चुका हूं, अब मैं नहीं कहूंगा। अगर अब आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो फिर बिना कहे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग कल इंपॉर्टेंट वाले सेशन के साथ, जो कि मैथ के टॉप 15 या 17 क्वेश्चन उसमें हम लोग कवर कराएंगे। वो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोगों के हर एक एग्जाम, जैसे कि ग्रुप डी, अभी आप लोगों का यूपी टेट का एग्जाम चल रहा है, और भी जितने वनडे एग्जाम है 2026 में होने वाले हैं, उन सभी के लिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अभी आज जीके जीएस का सेशन मतलब कंप्लीट करिए, इसको तैयार करिए। फिर मिलेंगे हम लोग मतलब कल नेक्स्ट सेशन में। तो फिर तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम।